नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्रूविंग लाइनिंग लाइफ या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइनिंग। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इससे जरूर अच्छा फायदा होगा। आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आप अपना लाइनिंग का लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइनिंग लाइफ इम्प्रूव करने के लिए या किसी भी फाउंड्री सेक्टर में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। आप अपने हर प्रोसेस में अगर डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली उसका काफी फायदा आपको मिलेगा। जहां तक लाइनिंग लाइफ की बात है, हम जब भी बात करें लाइनिंग लाइफ की तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कास्ट आयरन के लिए जो लाइनिंग लाइफ है इट शुड बी 500 टू 600 हीट्स। हम बात कर रहे हैं 500 किलो फर्नेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेसिकली डक्टाइल आयन में इट शुड बी अराउंड 400 टू 500 नंबर्स। 1 kg refractory material will give 1 ton of liquid metal एज ए आउटपुट। तो अगर 1 kg रिफ्रैक्टिव मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 1 टन लिक्विड मेटल मिलना अपेक्षित है। यानी 500 kg फर्नेस के लिए अगर हम बात करेंगे 250 से 250 kg अगर रामी मास आपको लगता है तो इट शुड गिव अराउंड 500 हिट्स यानी 250 टन ऑफ लिक्विड मेटल। अगर आप 500 किलो की बात कर रहे हैं तो एक लाइनिंग के लिए अगर 250 या 250 kg मटेरियल है तो उससे आपको 500 हिट यानी 250 टन लिक्विड मेटल मिलेगा। जो मैंने यहाँ पर लिखा है 500 हिट्स पर लाइनिंग यानी 250 टन ऑफ लिक्विड मेटल आपको 500 kg फर्नेस में मिलना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिस सही है, आपका लाइनिंग जो भी बात हम आगे करने वाले वो सारी चीजें अगर सही है तो कम से कम इतना आउटपुट आपको मिलना चाहिए। साथ ही में 1 टन फर्नेस रिक्वायर अराउंड 500 टू 550 kgs ऑफ रिफ्रैक्टरी which will give around 550 hits। 1 टन फर्नेस के लिए आपको 500 से 550 केजी राइमिंग मास लगेगा और वो लगभग 550 हिट्स आपको देंगी। यानी लगभग 550 टन ऑफ लिक्विड मेटल आपको 1 टन फर्नेस से मिलना ला अपेक्षित है। ये आउटपुट अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब आपका लाइनिंग का लाइफ, आपकी लाइनिंग की इफिशियंसी सही है। अगर हम बात करने जा रहे हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइनिंग लाइफ, जो भी लाइनिंग लाइफ के रिलेटेड फैक्टर्स है वो क्या फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल दैट इज बाइंडर एंड प्योरिटी ऑफ सिलिका। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल है सिलिका राइमिंग मास है जो कि उसकी प्योरिटी क्या है। 99% आप प्योरिटी का राइमिंग मास इस्तेमाल करते हैं कि नहीं इसके ऊपर आपका लाइनिंग लाइफ डिपेंड करेगा। साथ ही में जो बाइंडर आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका भी काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। क्योंकि अगर आप बोरिक एसिड करने जा रहे हैं या बोरॉन ऑक्साइड करने जा रहे हैं उसका परसेंटेज आप कितना इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली आप मिक्सअप करते हैं कि नहीं भी करते हैं, वो सारी चीजें इसमें काफी अहम हो जाती है। इसलिए बाइंडर कौन सा इस्तेमाल करेंगे और उसका परसेंटेज क्या रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल ऑफ लाइनिंग के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बोरिक एसिड, बोरॉन ऑक्साइड, राइमिंग मास उसके परसेंटेज के ऊपर काफी सारी बातें आपको बताई है। आप देखिए वो वीडियो ताकि आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाए। उस वीडियो को जरूर आप एक बार देखिए ताकि आपको पता चले कि लाइनिंग में जो राइमिंग मास है या फिर बाइंडर्स है उसका रोल क्या होता है, उसका रोल कितना अहम होता है और वो किस तरह से आपको मेंटेन करना है। यूज ऑफ प्रॉपर टूल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो सही होने चाहिए। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि जो फोर्क है वो फोर्क आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है, ना कि जो राइमर है जो जिसे हम धुमुस बोलते हैं। वो धुमुस से क्या होता है कि आपका राइमिंग मास टूट जाता है, साथ ही में एक जो टाइटनेस उसमें आता है, लेकिन उसके अंदर की हवा निकालने के लिए आपको फोर्क ही चाहिए। तो फोर्क का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। फोर्क की जो डायमेंशन है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। नॉर्मली इट शुड बी 4 इंच इन हाइट और उसका जो नीचे का जो टेपर एरिया है इट शुड बी अराउंड 2 इंच। तो और जो डायमीटर है इट शुड बी अराउंड 18 mm। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा फोर्क इस्तेमाल करें। और वो फोर्क जो टूल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो बेसिकली जो
नीचे का जो हिस्सा है जिसे हम टेपर पोर्शन बोलते हैं, वो टेपर पोर्शन शुड बी ऑलवेज इम्पोर्टेंट। उसका जो शार्पनेस है वो शार्पनेस रहना चाहिए। अगर वो शार्प एज नहीं है नीचे, तो वो सही तरीके से आपका डी एयरिंग का जो काम है, एयर निकालने का काम है, जिससे आपका राइमिंग टाइट होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल वो कंज्यूम कर पाएगा, जिससे लाइनिंग का जो हार्डनेस है वो बढ़ेगा, राइमिंग मास टाइट होगा, जिससे आपको बेहतर इफिशिएंसी मिलेगी लाइनिंग की। वो नहीं हो पाएगा अगर वो फोर्क का जो नीचे का टेपर पोर्शन है वो शार्प नहीं है। तो उसे शार्प रखना जरूरी है। उसे बार बार जब भी आप कुछ दिनों के बाद पीरियोडिकली उससे या तो शार्पन करना चाहिए या फिर उसको चेंज करना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही में परसेंटेज ऑफ बाइंडर यूज, जैसे मैं बता रहा था कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जितना आपका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना आपका बाइंडर का परसेंटेज कम होना चाहिए। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर आप ध्यान में रखिए। सो परसेंटेज यूज ऑफ बाइंडर विद रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग टेम्परेचर, उसे आपको मेंटेन करना है। मेल्टिंग का होल्डिंग और सुपर हीटिंग, तो मेटल कभी भी आपने होल्ड नहीं करना है। अगर आप मेटल होल्ड करेंगे तो उससे दो तो नुकसान होंगे। एक तो आपका लाइनिंग का लाइफ खराब हो जाएगा, लाइनिंग का वेरिंग फास्ट हो जाएगा, और साथ ही में वो कहीं ना कहीं आपके मेटल क्वालिटी को भी डिटोरिएट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसके न्यूक्लिएशन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो मेटल को होल्ड नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान में रखो कि मोल्ड शुड वेट फॉर मेटल एंड मेटल शुड नॉट वेट फॉर मोल्ड्स। साथ ही में सुपर हीटिंग नहीं करना है। जितना ही टेम्परेचर आपको चाहिए उतना ही टेम्परेचर आप ले ले और उसी टेम्परेचर के ऊपर टैपिंग करें। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो उससे लाइनिंग लाइफ उसका वेयरिंग फास्ट हो जाएगा, और साथ ही में जैसे मैंने पहले बताया आपका कि आपका न्यूक्लिएशन लेवल भी कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग मेथड एंड चार्जिंग मटेरियल एक बहुत अहम फैक्टर है। चार्जिंग का मेथड है, उसमें आपको ध्यान देना है कि बहुत ऊपर से आपको मेटल को या चार्ज को फेंकना नहीं है, डालना नहीं है, ताकि ये जो बॉटम का जो लाइनिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट आए, वो खराब हो जाए, वो वेयर हो जाए, उस वहां पर स्टॉक्स क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको चार्जिंग डालते समय धीरे से और अच्छी तरह से डालना है। बहुत हेवी स्क्रैप नीचे नहीं डालना है आपको। जब भी डालेंगे तो उसको सही तरीके से नीचे तक प्लेस करना है, उसे ऊपर से फेंकना नहीं है। शार्प और नुकीले मटेरियल को नहीं डालना है आपको। स्पेशली उसको वॉल की तरफ मत डालिए, क्योंकि आपका लाइनिंग का वॉल है या फिर बॉटम है वो इरोड हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। जो मटेरियल आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसको डालते समय काफी ध्यान से डालना चाहिए। चार्ज मटेरियल और चार्जिंग जो है वो डेंस होना चाहिए, उसमें वाइड्स नहीं होने चाहिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी पावर राइट फ्रॉम स्टार्ट इनिशियल स्टेज से मिल सके। स्क्रैप की क्वालिटी आल्सो इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपका स्क्रैप ऑयली नहीं होना चाहिए, या जिसे हम बोल सकते हैं कि रस्टी नहीं होना चाहिए। अगर रस्टी ऑयली हो तो ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीडेशन विल आल्सो हैम्पर योर लाइनिंग लाइफ। उससे आपका लाइनिंग वेयर आउट होगा, जल्दी फास्ट डिटोरिएट होगा, तो उससे आपका लाइनिंग लाइफ कम हो सकता है। तो स्क्रैप क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले बताया, नुकीलेदार स्क्रैप को आपको नहीं डालना है, बहुत शार्प स्क्रैप को नहीं डालना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के उसके हिसाब से आपका स्क्रैप आपको सिलेक्ट करना है। मेल्टिंग टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे पहले मैंने बताया कि अलग से वीडियो हम बना बना रहे हैं कि आपके पावर कंजम्पशन के ऊपर। तो उसमें मैंने जैसे बताया है कि आपका मेल्टिंग टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर पावर कंजम्पशन। तो आपका जैसे मेल्टिंग टाइम बढ़ेगा आपका पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है। तो आपको मेल्टिंग टाइम को रिड्यूस करना है, उसे कम से कम रखना है, ताकि आपका पावर कंजम्पशन भी कम रहे, आपकी मेटल की इफिशियंसी, मेल्टिंग की इफिशियंसी बढ़े। तो मेल्टिंग टाइम इज इम्पोर्टेंट, मेल्टिंग टाइम को आपको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग स्किल्स। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आपके ऑपरेटर के पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि स्क्रैप को किस तरह से चार्ज में डालना है, किस तरह से कोकिंग करना है, किस तरह से मेल्टिंग को फास्ट लाना है, मेटल को जल्दी से बनाना है। साथ ही में स्लैग कैसे निकाले, कब निकाले, फर्नेस कब बंद करे, कोल्ड स्टार्ट कैसे करे, या फिर आप जब फर्नेस बंद कर रहे हैं वो कैसे करें, वो सारी ऑपरेटिंग स्किल्स है। वो स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। वो भी बहुत अहम रोल अदा करती है इस सारी चीजों में। जैसे पहले मैंने साइड में बताया डिसिप्लिन, तो ये सारी डिसिप्लिन की बातें उस ऑपरेटर के पास होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज योर कोल्ड स्टार्ट साइकिल। तो कोल्ड स्टार्ट साइकिल के लिए पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप फर्नेस कैसे बंद करते हो, उसके ऊपर आपकी कोल्ड स्टार्ट साइकिल डिफाइन होगी। आप अगर फर्नेस को कोल्ड कर बंद करते समय अगर टेम्परेचर को बहुत जल्दी ड्रॉप करते हो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी टेम्परेचर को ड्रॉप करना है। आपको टेम्परेचर को जितने आप जल्दी टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे उतना आपको कोल्ड स्टार्ट साइकिल में फायदा होगा, क्योंकि वही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो उस फैक्टर का काफी फायदा आपको मिल जाता है कि आप किस तरह से आपने फर्नेस को बंद किया है। फास्ट कूलिंग करना है आपको। इट विल अराउंड, जैसे मैंने बताया कि आप जब भी कोल्ड स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 300 डिग्री तक आपको 3 घंटे के अंदर 300 डिग्री तक आपको लेके आना है। 400 डिग्री 1 आवर, विद इन 1 to 2 आवर्स 400 डिग्री तक आप लेके आएंगे तो वो जो क्रैक्स डेवलप करती है वो क्रैक्स बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप आपका जो कोल्ड स्टार्ट है या आपका जो फर्नेस बंद करने का तरीका है, अगर आपने स्लो कूलिंग किया, वहां पर आपने जल्दी से उसको कूल नहीं होने दिया तो जो क्रैक्स बनेंगे वो बड़े बनेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, आपका जो कोल्ड स्टार्ट साइकिल है आपको बहुत धीरे से करना पड़ेगा। तो उसके वजह से आपका मेल्टिंग टाइम बढ़ेगा, आपका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, साथ ही में बड़े वाले क्रैक से लीकेजेस के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप 60 मिनट्स में कोई हिट लेते हो तो कोल्ड स्टार्ट के समय वो 20% मोर, मतलब 70 से 75 मिनट के अंदर वो हिट आनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको फर्नेस के शटडाउन के समय काफी ध्यान देना होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि 300 से 400 डिग्री का जो टेम्परेचर है आपको एक से 2 घंटे के अंदर उसको अचीव करना है, अगर आपको सही तरीके से बाद में जाके उसको फुल स्टार्ट साइकिल को फास्ट मोड के ऊपर रन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज योर यूज ऑफ योर ब्लैक और शॉर्ट ब्लास्टेड आरआर। तो कई लोग ब्लैक आरआर इस्तेमाल करते हैं, काले सैंड के साथ में आरआर इस्तेमाल करते हैं, वो गलत तरीका है। अगर आप उस तरह के आरआर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो मेल्टिंग टाइम है बढ़ेगा, मेल्टिंग टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, साथ ही में लाइनिंग का इरोजन भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट ब्लास्टिंग करके या टम्बलिंग करके आरआर डालेंगे तो आपकी मेल्टिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी। वो एक फैक्टर आपको काफी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर सिंटरिंग साइकिल, उसके ऊपर अलग से वीडियो हम बनाएंगे। सिंटरिंग साइकिल नॉर्मली आई प्रेफर कि आपको जो भी आपके फर्नेस मैन्युफैक्चरर ने दी हुई है उसी को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सिंटरिंग साइकिल के बाद में इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको होल्डिंग ऑफ मेटल है उसे भी काफी अच्छी तरह से रखना है। आपको कम से कम 1 घंटा आपके ऑप्टिमम हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर आपको कम से कम 1 घंटा उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए मेटल को होल्ड करके रखना है, तभी आपकी सिंटरिंग साइकिल पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगी। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है लाइनिंग प्रैक्टिसेस, जिसके ऊपर अलग से वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। अगर हमें 2 4 5 मिनट में ये बात करना चाहूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं इसके ऊपर अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा कि लाइनिंग प्रैक्टिसेस क्या बेस्ट लाइनिंग प्रैक्टिसेस है। लेकिन इसमें सारी चीजें जैसे कि रॉ मटेरियल का सिलेक्शन है, आपका यूज ऑफ टूल कैसे है, फार्मर का डिजाइन कैसे है, फार्मर को प्लेस कैसे करना है, लाइनिंग करते समय स्टेप्स क्या क्या इस्तेमाल करनी है, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी जो काफी हद तक आपके डिसिप्लिन को ही उजागर करती है, डिसिप्लिन को ज्यादा तवज्जो देती है। तो वो डिसिप्लिन के साथ अगर आप लाइनिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो उससे आपका लाइनिंग का लाइफ बढ़ेगा, पावर कंजम्पशन कम होगा, और साथ ही में मेल्टिंग की इफिशियंसी आपकी बढ़ेगी। फार्मर का डिजाइन, जैसे मैंने पहले आपको अभी बताया कि फार्मर का डिजाइन अगेन इट शुड बी, आई विल रिकमेंड टू यूज द डिजाइन गिवन बाय योर फर्नेस मैन्युफैक्चरर। उसमें ज्यादा छेड़छाड़ी ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो भी फार्मर का डिजाइन आपके मैन्युफैक्चरर ने दिया है, फर्नेस मैन्युफैक्चरर ने, उसी को फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट इस बात और हीट मेटल, कई लोग फर्नेस को एम्प्टी आउट नहीं करते हैं, उसमें 50 100 150 किलो तक मेटल रखते हैं ताकि अगला हीट जल्दी आए। लेकिन जो हमारी मीडियम फ्रिक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस है उसमें हीट मेटल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बनाई इसीलिए गए है कि वहां पर आप जीरो मेटल के साथ या जीरो हील मेटल के साथ काम कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई हील मेटल ना रखे, कोई बाथ मेटल ना रखे। आप पूरा मेटल जितना ही बनाए पूरा एम्प्टी आउट करें और फिर से रिस्टार्ट करें आपका मेल्टिंग पूरे चार्जिंग के साथ में, तो भी वही साइकिल टाइम आपको मिलेगा। आप जितना हील मेटल ज्यादा रखेंगे उतना एक तो ये होता कि आपका मेटल मेल्टिंग कम हो जाएगा, क्योंकि आपको हील मेटल रखने के लिए
कॉइल के लेवल के ऊपर आपको फर्नेस को भरना है, जिससे आपकी मेल्टिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नंबर वन। नंबर दो, जितना फिल मेटल रखेंगे उतना मेटल हमेशा उस जगह पे रहने के वजह से उस पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया में आपका लाइनिंग का इरोजन बढ़ेगा, एलिफेंट फुट जैसा कुछ पिक्चर आपको वहां पर दिखाई देगा, जिससे आपकी लाइनिंग लाइफ और कम हो जा सकती है। ऊपर का सारा लाइनिंग अच्छा है, लेकिन नीचे बास मेटल के वजह से अगर कुछ एलिफेंट फुट जैसा कैविटी बन गई या एलिफेंट फुट जैसी कुछ इरोजन आपको मिल गई, तो वहां पर आपको जल्दी लाइनिंग तोड़ना पड़ेगा, तो लाइनिंग लाइफ वहां पर कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे कहना है कि आप बाथ मेटल या हिल मेटल को कम से कम रखिए, या फिर ना रखे तो ज्यादा बेहतर है। और इस सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, ये सारे गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर आप ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपका लाइनिंग लाइफ बढ़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि एक 1 kg ऑफ रिफ्रैक्टरी शुड गिव 1 टन ऑफ लिक्विड मेटल। तो आप जितना रिफ्रैक्टरी कितना आपके लाइनिंग में लगता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके देखिए कि आपको कितना लिक्विड मेटल मिलना चाहिए आपके लाइनिंग के साथ में। जितना आपका रिफ्रैक्टरी ज्यादा जाएगा, उतना आपका लिक्विड मेटल भी ज्यादा आएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका राइमिंग टाइट हो, उसमें वाइड्स ना रहे। और इसीलिए हम जो से बात कर रहे हैं, टूल के बारे में बात कर रहे हैं कि फोर्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आपको लाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना जरूरी है, प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। जितना राइमिंग मास आप ज्यादा डालेंगे, उतना आपका लिक्विड मेटल बढ़ेगा। और ये देखिए कि आप कितना राइमिंग मास डाल रहे हैं और आपको मेटल कितना मिल रहा है। ये सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो आपको लगे ध्यान में आएगा कि आपकी मेल्टिंग एफिशिएंसी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपका लाइनिंग का लाइफ आपको सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज आप मिस कर रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि आपको अगर आपका लाइनिंग लाइफ इंप्रूव करना है तो किस तरह से आप उसे कर सकते हैं। आपको कुछ गाइडलाइन मैंने इस वीडियो में इसीलिए दी है। उम्मीद है कि ये गाइडलाइन आपको मदद करेंगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को एंजॉय किया रहेगा आपने, और उससे आपको काफी फायदा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।